एक व्यक्ति उचित भंडारण साधन के माध्यम से कई प्रकार के खाद्य पदार्थ अनिश्चित काल तक संग्रहित कर सकता है। भोजन को कैसे संग्रहित किया जाता है, यह सीखना सरल और लागत प्रभावी है। खाद्य पदार्थों का अनुचित भंडारण बैक्टीरिया उत्पन्न और प्रसारित करता है, जिससे कारण भोजन खराब हो जाता है, जिससे खाद्य अपव्यय और संभावित खाद्य विषाक्तता हो जाती है। आहार भंडारण करते समय एक सेकंड रुकेंगे। भंडारण का अर्थ हम समझ सकते हैं खाने को इकट्ठा करके रखना, बहुत लंबे समय तक स्टोर करके रखना। खाने को इस तरह स्टोर करना कि हमारा खाना खराब भी ना हो, स्वच्छ रहे और उसके पोषक तत्व भी नष्ट ना हो। तो ये हमारी बहुत पुरानी पद्धति है, हमारे देश की या हमारे समाज की, कि बहुत सारे लोग, अचार जो है ये भंडारण का ही एक रूप है। और भंडारण हमें क्यों करना चाहिए? जिससे कि हमारा भोजन बहुत ज्यादा खराब ना हो। कई ऋतुओं में भोजन ज्यादा बच जाता है तो उसको हम भंडार करके रख लेते हैं, सुखाकर। और कई विधियां इसकी, जैसे सुखाकर और रेफ्रिजरेशन करके और बहुत तेज गर्म आंच पे पकाकर और तुरंत उसको ठंडा करके पाश्चुरीकरण कर करके इसको हम रख सकते हैं, जिससे कि हमारा खाना खराब ना हो। अचार और जो ऋतुओं के अनुसार सब्जियां होती हैं, फल होती हैं, ड्राई फ्रूट्स के हैं, कुछ चीजें आपने देखी होंगी ड्राई फ्रूट्स के रूप में। सेब के छिलके जो काट के सुखा लेते हैं, वो हमें बाद में काम आते हैं, जो कि एक सुरक्षित तरीका है। इससे हमारे खाद्य पदार्थ के पोषक तत्व भी खराब नहीं होते और हमें हर ऋतु में अपना अच्छा और सुरक्षित भोजन मिल जाता है। हाँ जी, नेक्स्ट पढ़िए जी। आहार भंडारण करते समय निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना चाहिए। कृषि उपयोगी वस्तुओं को पर्याप्त रूप से सुखाया जाना चाहिए तथा सुरक्षित भंडारण संरचना, जैसे कि तंग ढक्कन के साथ टिन के माध्यम से नमी से बचाया जाना चाहिए, ताकि फफूंदी से होने वाले नुकसान को रोका जा सके। यह सुनिश्चित करें कि सभी खाद्य पदार्थ अच्छे खाद्य कंटेनरों में ढके डिब्बे में बंद और संग्रहित हों। किसी भी खाद्य स्रोत को संग्रहित करने से पहले उपयोग किए जाने वाले कंटेनर को साबुन के पानी से साफ करें और धोएं तथा अच्छी तरह से सुखाएं। सुनिश्चित करें कि कंटेनर का ढक्कन एयर टाइट, कसकर बंद और स्पिल प्रूफ, कसकर बंद होने वाला बर्तन है। पैकिंग और समाप्त की तारीख के साथ कंटेनर पर लेबल लगाएं। अंधेरे भंडारण क्षेत्र में संग्रहित करें, जहां तापमान, नमी के स्तर और सूरज की रोशनी में उतार चढ़ाव ना हो। अब हमने ये जो पढ़ा, आहार भंडारण जो है इसकी किस प्रकार से, कितने तरीके से हम अपने भोजन को स्टोर करके रख सकते हैं। कितनी सारी विधियां हैं इसकी, जैसे सुखा के रखना, ड्राइंग करना, डिहाइड्रेशन, मतलब उसको, उसके अंदर जो नमी होती है उसको बिल्कुल सुखा कर रखना। और दूसरा क्या है, फ्रीजिंग करना, बिल्कुल फ्रीज करके। और कई बार हम लोग सर्दी में ज्यादा मटर लेके, कुछ देखा है महिलाएं, वो उसको भी अपने फ्रीजर में स्टोर करके रखती हैं। रेफ्रिजरेशन इस तरह करके करना। और पिकलिंग, अचार, इस तरह की चीजें हैं जिसमें सिरका, नींबू, इस तरह की चीजें डाल के उन चीजों को बचा के रखना। डिब्बा बंदी अभी हमने पढ़ा, अच्छे कंटेनरों में भर के रखना, एयर टाइट, जिसके अंदर एयर ना जा सके और उसके अंदर फफूंद ना लग सके। और एक और तरीका है पाश्चुरीकरण करना, जैसे दूध, जूस, इस तरह के चीजों को हम लोग लंबे स्टोर तक, जैसे पैकेट बंद दूध आता है, ये क्या पाश्चराइज्ड मिल्क होता है, एक निश्चित तापमान पर इसे गर्म करते हैं और गर्म करके तुरंत ही ठंडा करते हैं, जिससे कि इसके बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। और ये हमारे जो है, ये हमारे भंडारण की विधियां हैं। इस तरह से करके हम अपने खाने को, भोजन को स्टोर करके रख सकते हैं। और इसका महत्व क्या होता है, इससे हमारा जो भोजन है वो खराब होने से बच जाता है, उसकी गुणवत्ता और उसकी पौष्टिकता बनी रहती है और लंबे समय तक उसका स्वाद बना रहता है। भोजन की बर्बादी भी कम होती है और हानिकारक जीवाणु जो होते हैं वो भोजन में, जो हमारे भोजन को खराब करते हैं, उनसे भी हमारा भोजन सुरक्षित बचा कर रखा जा सकता है। और हानिकारक जीवाणु से होने वाली बीमारियां, जो हम डिब्बा, खराब चीजें होती हैं घर में रखी हुई है, अगर उसको हमने स्टोर अच्छे से नहीं किया तो उससे होने वाली बीमारियों से भी हम
बच सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट। भंडारण क्षेत्र को साफ, कसकर बंद और कीट मुक्त रखें। खाद्य भंडारण और पैकेजिंग क्षेत्र शौचालय, धूल, धुएं, आपत्तिजनक गंध और अन्य दूषित पदार्थों से दूर स्थित होना चाहिए। खाद्य पदार्थ या खाद्य सामग्री को जमीन और दीवार से दूर भंडारित करें। ताजे फल एवं सब्जी जैसे स्ट्रॉबेरी, सलाद का पत्ता यानी लेटस, जड़ी बूटी और मशरूम को 40 डिग्री फ़ारेनहाइट या इससे कम तापमान पर साफ फ्रिज में संरक्षित करके रखें। पहले से कटे सभी खाद्य उत्पाद फ्रिज में रखें। यदि संभव हो तो कच्चे और पके या तैयार आहार, आटी इत्यादि को जगह जगह अलग अलग जगहों जैसे कि चिलर, ठंडे या फ्रीजर में भंडारित करें। भंडारण करते समय व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन करें। कुछ पारंपरिक घरेलू पद्धतियां की जैसे कि खाद्य तेलों को अनाज में लगाना, सूखे नीम के पत्तों को भंडारण के डिब्बे में रखना इत्यादि को संक्रमण रोकने के लिए जाना जाता है। हमने पढ़ा कि स्टोर करी हुई जो हमारा स्टोर रूम होता है, स्टोरेज होता है, उसको पैकेजिंग क्षेत्र भी जो होता है उसको शौचालय, धूल, धुएं और आपत्तिजनक गंध या अन्य दूषित स्थानों से दूर होना चाहिए। अगर ये चीजें आसपास होंगी तो हमारे खाद्य सामग्री ऑटोमेटिकली खराब होती चली जाएगी, चाहे हम उसको कितना भी साफ सफाई से रख लें। इसके बाद क्या होता है कि कुछ फल हैं जिनको हम निश्चित समय पे निश्चित तापमान पर फ्रिज करके रख सकते हैं। जो कटे फटे पदार्थ फल होते हैं उनको फ्रिज में रख सकते हैं और कोशिश करनी चाहिए कि रेडी टू ईट, RTE मीन्स रेडी टू ईट, जो हमारा भोजन है वो ठंडे या फ्रीजर में स्टोर करके रखें। और जब हम स्टोरेज करते हैं तो उसको व्यक्तिगत साफ सफाई का अच्छे से स्टोर करके देखते हैं। स्टोरेज वाले लोगों की किट पहनी होती है उन्होंने, उसी तरह के कपड़े, हाथ में ग्लव्स वगैरह, बालों में कैप वगैरह लगाया होता है जिससे कि साफ स्वच्छता का अच्छे से ध्यान रखा जाता है। कुछ हमारे जो घरों के अंदर हम अनाज स्टोर करते हैं तो देखा होगा कि नीम की पत्तियां डाल देते हैं जिससे कि उनके अंदर कीड़ा ना लगे। और तेल होते हैं उनके अंदर कुछ जैसे सरसों का तेल, उसके अंदर मेथी के बीज डाल के काफी लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। इस तरह के कुछ हम घरेलू सामान को भी काफी टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। हाँ जी, ऐसा कुछ है जो इसके अंदर हमें समझना आया हो? ठीक है, नेक्स्ट, व्यक्तिगत साफ सफाई एवं सूर्य स्नान। व्यक्तिगत स्वच्छता प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सफाई व स्वच्छता संबंधी अच्छी आदतें यानी यदि बचपन में ही खेल खेल में सिखाई जाए तो बच्चे इसे सदैव याद रखते हैं और उनका नियम से पालन भी करते हैं, क्योंकि जीवन के प्रथम 5 से 6 वर्ष आदतों को सीखने के बुनियादी वर्ष होते हैं। अपने हाथ धो लो, चलो अपने दांत को ब्रश करो, साबुन से हाथ धोकर आओ, ये कुछ बातें हैं जो अक्सर माता पिता बार बार दोहराते रहते हैं। बच्चे रेत में खेलते हैं, जमीन पर गिरे खाद्य पदार्थ उठाकर जल्दी से मुंह में डाल लेते हैं। अक्सर उनकी उंगलियों को नाक और मुंह में डालते रहते हैं, किंतु माता पिता यह कभी नहीं देखते कि बच्चे हाथ कैसे धो रहे हैं, दांतों में ब्रश कैसे कर रहे हैं, साबुन को भली प्रकार मल रहे हैं या नहीं। जब बात छोटे बच्चों एक बार एक व्यक्तिगत साफ सफाई एवं सूर्य स्नान। हमारी व्यक्तिगत साफ सफाई क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है हमारा स्वच्छता के साथ रहना? व्यक्तिगत साफ सफाई व्यक्ति के लिए क्यों जरूरी है, बताएंगे? जिससे वो रोगों से मुक्त रहे मैम और हाइजीन मेंटेन रहे। ये तो है, संक्रामक रोगों से दूर रहे जैसे कि सर्दी, गर्मी, सर्दी, फ्लू और स्किन एलर्जी। ये क्या है, ये एक दूसरे के साथ तुरंत फैलती है। कीटाणुओं का प्रसार, कीटाणुओं को एक जगह से दूसरे जगह फैलने में रोकने में मदद मिलती है। और अगर एक व्यक्ति स्वच्छ है, स्वस्थ है तो स्वस्थ है, और स्वस्थ है तो उसमें आत्मविश्वास भी आता है। और ये शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है। जब व्यक्ति स्वच्छ रहेगा तो स्वस्थ भी रहेगा, बीमारियों से दूर रहेगा, और जब बीमारियों से दूर रहेगा तो उसका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। मानसिक और व्यक्तिगत साफ सफाई में अपने शरीर की साफ सफाई के साथ साथ अपने आसपास की सफाई भी व्यक्तिगत सफाई का एक हिस्सा मानी जाती है। 1 से 5 साल तक के बच्चे जो होते हैं उनके अंदर सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो हम बातें धीरे धीरे उनको सिखाते हैं वो लॉन्ग लाइफ चलती हैं।
बड़े व्यक्ति को सिखाने से अच्छा छोटे बच्चों से ही उन चीजों को हम सिखाया जाए जो उनको आगे तक काम आती रहे। बार बार हम बच्चों को दोहराएंगे कि आप ऐसे करो ऐसे करो, तो बच्चों में वो आदतें एक उनके रूटीन लाइफ स्टाइल का एक रूटीन लाइफ का एक रूटीन बन जाती हैं और उसको फॉलो करते हैं बच्चे, और इससे उन्हें समझना और आगे उनके जीवन में स्वच्छता के लिए उनको बहुत हेल्प मिलती है। इसलिए हमें बच्चों को बार बार सिखाना चाहिए जिससे कि वो एक स्वच्छ और स्वस्थ व्यक्ति बन सके। हाँ जी। जी, जब बात छोटे बच्चों की अपनी स्वयं की देखभाल एवं स्वच्छता की आती है, तब हम देखते हैं कि अक्सर छोटे बच्चे इनकी आवश्यकता और महत्व को नहीं समझते, और यह स्वाभाविक भी है कि इस उम्र में बच्चों में यह समझ बन भी नहीं सकती। अच्छे और बेहतर स्वास्थ्य के लिए हमें चाहिए कि छोटे बच्चों को सही समय पर जीवन की शुरुआती देखभाल एवं स्वच्छता के लिए अवलोकन व गतिविधियों के माध्यम से घर में और नर्सरी स्कूल में सिखाया जाए। इन्हीं शुरुआती वर्षों में हाथों को भली भांति धोना, विशेष रूप से भोजन से पहले, बाद में तथा खांसी और जुकाम होने के समय अपने नाक व मुंह को रुमाल से ढकना और हाथों को साफ पानी से भली प्रकार से धोना आदि बातों को सीखना सिखाना बहुत आवश्यक है। अच्छी स्वच्छता संबंधी आदतों को घर और स्कूल में खेल खेल में सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे छोटे बच्चों को स्वच्छता के महत्व के बारे में पता चलेगा और उनकी व्यक्तिगत स्वच्छता में दिलचस्पी भी बढ़ेगी। चाहे घर पर रहे या स्कूल में, बच्चों को व्यक्तिगत स्वच्छता का महत्व बताने के लिए उन्हें साफ, स्वच्छ और स्वस्थ रहने के लिए आप नए नए तरीके व गतिविधियां खेल द्वारा करा सकते हैं। कुछ बच्चे पानी की धार के नीचे हाथ रखकर जल्दी से धो लेते हैं, किंतु हमें उन्हें बताना ही नहीं बल्कि करके दिखाना है कि हमें अपने हाथों को कम से कम 20 से 30 सेकंड तक अच्छी तरह से साबुन से मलकर धोना चाहिए। यहाँ शरीर की स्वच्छता से तात्पर्य हमारे शरीर की सफाई और उसकी समुचित देखभाल से है। जब हम अपने शरीर की सफाई की बात करते हैं तो उसमें शरीर के सभी अंगों की सफाई और साफ सुथरे कपड़े भी शामिल होते हैं। आमतौर से छोटे बच्चों का यह न समझ पाना स्वाभाविक है कि उन्हें अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता को कैसे बनाए रखना है और यह क्यों महत्वपूर्ण है। स्वच्छता संबंधी आदतों की शिक्षा परिवार से ही शुरू होती है और आगे चलकर बच्चे अपने आप इन सफाई के नियमों का पालन करने लगते हैं। इसी कारण परिवार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। बच्चों में सही स्वच्छता संबंधी आदतों को विकसित करने के लिए परिवार और प्री स्कूल की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। छोटे बच्चे जब तक इन आदतों को भली प्रकार अपनी दिनचर्या में ढाल नहीं लेते, तब तक बड़े होने तक परिवारजनों और प्री स्कूल शिक्षकों को इन अच्छी आदतों को अपनाने में उनकी सहायता करनी है। साफ सुथरे बच्चे अपनी कक्षा व स्कूल में सबको अच्छे लगते हैं और स्वयं भी अच्छा अनुभव करते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत सबसे पहले शरीर की सफाई है। बच्चे को प्रतिदिन स्नान करने और हाथ धोने का महत्व बताएं। सफाई की आदतों में सबसे महत्वपूर्ण प्रतिदिन नहाना और भोजन और टॉयलेट का उपयोग करने के बाद भली प्रकार हाथ धोना सीखना है। इसी में नियमित रूप से बालों को धोना, शैम्पू करना, तेल लगाना भी शामिल है। दूसरी व्यक्तिगत स्वच्छता मुंह, दांत आदि की स्वच्छता है, जिसमें नियमित रूप से अपने दांत साफ रखना आवश्यक है। चर्चा, कहानी व कविता के माध्यम से बताएं कि सुबह एक बार तथा रात में भोजन करने के बाद भोजन को अच्छी तरह से दांतों को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। जी, बच्चों को हर भोजन के बाद सही ढंग से कुल्ला करना सीखना चाहिए। बच्चों को सही तरीके से ब्रश करना सिखाएं। इसे आप कहानी या कविता के माध्यम से रोल प्ले या अभिनय करके भी बता सकते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता के में तीसरी बात साफ सुथरे कपड़े पहनना है। बच्चों को बताएं कि उन्हें प्रतिदिन अंदर के वस्त्र बदलने चाहिए, यानी धुले हुए वस्त्र पहनने चाहिए। शुरुआती वर्षों में बच्चों को बुनियादी स्वच्छता की अवधारणाओं से अवगत कराना भविष्य में उन्हें एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए एक आधार देगा। बच्चों पर इसलिए ज्यादा जोर दिया गया है कि बचपन से ही अगर हम सिखाएंगे तो उसके अंदर धीरे धीरे वो आदतें विकसित होगी। और ये बार बार एक ही बात को कहना, एक ही तरीके से कहना बोरिंग हो जाता है, बच्चे उस चीज को फॉलो नहीं करते। तो उनको सिखाने के लिए विभिन्न तरीके अपनाए जाते हैं, विभिन्न तरीकों से उनको सिखाया जाता है। स्कूल में भी देखेंगे जब छोटे बच्चों को टीचर्स जो कहते हैं बच्चे उसको ज्यादा सुनते हैं, बजाय घर के अंदर पेरेंट्स की बात सुनने के। अगर टीचर ने कहा कि ऐसा नहीं करना तो बच्चे तुरंत सुनेंगे, हमारे टीचर ने कहा हमें ऐसा नहीं करना।
तो स्कूल में टीचर्स भी बहुत तरीके से बच्चों को समझाते हैं उनके साफ सफाई रखने के तरीके, कि आपको ऐसे साफ रखना है, इस तरह अपने नेल्स चेक करने, बाकायदा स्कूलों में नेल्स और टीथ और कॉम्बिंग वगैरह सब चेक होती है, यूनिफॉर्म चेक होती है, कि जिससे कि बच्चे भी इस चीज को समझे, अपनी जिम्मेदारी को समझे कि हाँ हमें साफ रहना है। और जब बार बार इस तरह स्कूल में कई तरीके अपनाए जाते हैं, इसी तरह बच्चों को सिखाया जाता है। छोटे बच्चों को सिखाने से ये चीजें उनके अंदर विकसित होती है, और एक व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति और एक स्वच्छ उनकी इसके अंदर उनके लाइफस्टाइल के अंदर मिल जाता है ये गुण कि हमें साफ रहना है, स्वस्थ रहना है और स्वच्छ रहना है। तो इससे वो बहुत सारी बीमारी से बच जाते हैं, जिससे कि उनका शारीरिक के साथ मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होता है और उनके अंदर एक आत्मविश्वास की जागरूकता होती है। हाँ जी, स्वच्छता की अनिवार्यता। जिस प्रकार से हम अपने बच्चों को साइकिल चलाना सिखाते हैं या कोई खेल सिखाते हैं, उसी प्रकार हमें अपने बच्चों को शुरुआती 5 से 6 वर्षों में स्वच्छता की आदतों को खेल खेल में सिखा देना चाहिए। जैसे ठीक से नहाना, हाथों को मलकर अच्छी तरह से धोना, दांतों को 2 बार सही तरीके से ब्रश करना, बालों को नियमित रूप से साफ करना, कंघी करना और टॉयलेट या शौचालय का उचित रूप से उपयोग करना। शरीर की स्वच्छता संबंधी गतिविधियों का स्वरूप स्वयं के शरीर की देखभाल करना तथा उसे साफ रखना बच्चे के लिए एक मजेदार खेल या क्रिया होनी चाहिए, न कि कोई काम। जबरदस्ती के काम से सभी लोग घबराते हैं और बच्चे तो बहुत जल्दी एकदम से प्रेशर में आके कोई काम नहीं करते, और इसलिए बच्चों को उनके साथ मिक्स होके उनके मन को इस तरह कर बहलाना चाहिए जिससे कि वो इस चीज को रुचि पूर्वक सीखें और बच्चे अच्छी तरह सीख पाते हैं। फिर शरीर की सफाई व स्वच्छता संबंधी गतिविधियां। स्वयं के शरीर की देखभाल करना तथा उसे साफ रखना बच्चे के लिए एक मजेदार खेल या क्रिया होनी चाहिए, न कि कोई काम। शरीर की सफाई व स्वच्छता संबंधी गतिविधियां हमारी दिनचर्या और रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हुई है। ये 4 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। ये गतिविधियां सरल से कठिन के स्वरूप में दी गई है। आप इनमें से अपने बच्चों की आयु एवं विकास के अनुसार चयन कर सकते हैं तथा स्वयं भी सृजित कर सकते हैं। इस भाग में मुख्य रूप से स्वयं के शरीर की देखभाल और स्वच्छता संबंधी गतिविधियों का उल्लेख किया गया है, जैसे खेल, चर्चा, कहानी, कठपुतली के खेल, कविता गीत, प्रश्नोत्तरी, पजल्स आदि करके सीखने वाली बहुत सी गतिविधियां हैं। इनके अलावा कुछ वर्कशीट भी दी गई है जो आप फोटो कॉपी करके बच्चों को दे सकते हैं। ये चीजें तो ऐसी कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जो कि हम लोग करते ही है रोज, लेकिन हाँ कहानियां सुनाना बच्चों को अच्छी आदतों के बारे में, बच्चों के साथ डिस्कशन करना, उनसे पूछना कि हाँ वो कुछ बता के ज्यादा पूछना कि बच्चे इस चीज को कितना समझते हैं, क्योंकि स्कूल में बात बात पे उनको ये चीजें सिखाई जाती हैं। हम घर में भी सिखाते हैं लेकिन स्कूल का सीखा हुआ बच्चा बहुत जल्दी टीचर्स की बात को फॉलो करता है कि नहीं ऐसे कहा है मैडम ने तो ऐसे ही करना है। बच्चों का लगातार उनका नजर कि वो हमारी चीजों को कितना समझ रहे हैं, जो उनको सिखाया गया वो उसको कितना फॉलो कर रहे हैं। हमने बोल दिया और ऐसे ही छोड़ दिया, ऐसे नहीं होता। बच्चों को जो सिखाया गया बच्चे उसको कितना फॉलो कर रहे हैं, इसका भी हमें ध्यान रखना जरूरी है। ये भी हमारी जिम्मेदारी बनती है, तभी बच्चे कुछ सीख पाएंगे। बताकर छोड़ देने से वो चीजें बच्चों के लिए काम नहीं आती। हाँ जी, साफ सफाई और स्वच्छता संबंधी आदतों को सीखने व सिखाने के कुछ संकेतक। अपने शरीर की देखभाल और स्वच्छता संबंधी आदतों को अपने दैनिक व्यवहार में दर्शाते हैं, जैसे साफ सफाई से भली प्रकार हाथ धोते हैं, धोने के बाद साफ कपड़े नैपकिन से पोंछते हैं, शौचालय का सही से उपयोग करते हैं, साफ धुले कपड़े जुराबें यूनिफॉर्म पहनते हैं और दांतों को नियमित रूप से 2 बार ब्रश करते हैं। आयु उपयुक्त गतिविधियों कार्यों के लिए जिम्मेदारी दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए खेल के बाद खिलौने व सामग्री अपनी जगह वापस रखना, भोजन या टिफिन खाने के बाद अपनी जगह साफ रखना। सफाई और स्वच्छता संबंधित बातों को दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं, जैसे खाने से पहले एवं बाद में हाथ धोते हैं, रुमाल टिश्यू पेपर का नाक पोंछते खांसते समय उपयोग करते हैं, शौचालय जाने के बाद अच्छी तरह से हाथ धोते हैं, स्वच्छता संबंधी चीजों के नाम जानते हैं तथा उनके उपयोग के बारे में बताते हैं, जैसे साबुन, टूथपेस्ट, टूथब्रश आदि।
खांसते समय अपना मुंह कपड़े रुमाल से ढकते हैं। ये तो कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जो हमें डिस्कस करना पड़े। हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट, सूर्य स्नान। सूर्य स्नान को धूप स्नान भी कहते हैं। भारत में तो कम पर विदेशों में यह सनबाथ बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। थोड़ी देर सुबह की धूप में बैठने से आपको कई सेहत लाभ भी होते हैं। सूर्य की किरणें हमारे नाड़ी तंत्र या स्नायु मंडल का संचालन करके आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है। कैसे करें? एक सेकेंड। सूर्य स्नान प्राकृतिक चिकित्सा में हमारा शरीर जो है प्रकृति के द्वारा निर्मित है। भूमि जल अग्नि वायु आकाश और भूमि जल अग्नि वायु आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो जो सूर्य है अग्नि का स्रोत है, ये हमारे जीवन में बहुत लाभदायक है। अग्नि हमारे शरीर में भी, जिसे हम जठराग्नि करते हैं कहते हैं, जो हमारे भोजन को पचाती है और हमारे शरीर को पुष्ट बनाने में सहायक होती है। तो सूर्य स्नान है सूर्य के द्वारा स्नान करना। सूर्य से हमें क्या मिलता है? कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी कैसे होते हैं? सीधा विटामिन डी नहीं मिलता, हमारी जो स्किन होती है इसके अंदर, तो हमारी स्किन के नीचे विटामिन डी हाइड्रोक्लोरोकोलेस्ट्रॉल होता है, जो सूर्य की किरणों के साथ लगके वो अवशोषित होकर विटामिन डी3 में बदलता है, और जो हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है। और कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण से हमारी हड्डियां जिससे पुष्ट होती हैं। इसलिए सूर्य ये फ्री का है, बिल्कुल, इसके हमें कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। तो सूर्य स्नान हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिससे हमारे स्किन रोग, हमारे हार्ट डिजीज, हमारे और डिप्रेशन, ज्वाइंटिस, छोटे बच्चे जब बीमार होते हैं, छोटे जन्मजात शिशु जो होते हैं जिनको ज्वाइंटिस हो जाता है, उनको कोई दवाई वगैरह नहीं दी जाती, उन्हें सीधा सूर्य की किरणों में, सुबह की सूर्य की किरणें या दिन छिपते समय सूर्य की किरणों में रखा जाता है, जिससे उनको विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी किससे क्यों नहीं? लीवर का जो वीक लीवर होता है उससे पीलिया होता है। जब विटामिन डी मिलता है उससे क्या होता है? हमारी इंटरनल बॉडी स्ट्रॉन्ग होती है और वो हमारे जॉइंटिस को खत्म करता है। तो सूर्य स्नान हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसका महत्व अब ये बताते हैं कि सूर्य स्नान कैसे करें। हाँ जी, यदि आप सूर्य स्नान कर रहे हैं तो आपका सिर छांव में होना चाहिए। आप चाहें तो इसे ढककर भी रख सकते हैं। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि सूर्य स्नान करते समय सूर्य की किरणें सीधे सिर पर नहीं पड़नी चाहिए। इस दौरान सूर्य किरणों को आत्मसात करने का समय ठंडी या पहाड़ी इलाकों में पूरे दिन किसी समय भी हो सकता है। अन्य जगहों पर जहां बहुत गर्मी रहती है वहां सूर्य स्नान सूर्योदय के समय किया जाना बेहतर होता है। इस वक्त की सूर्य की गर्मी सहनीय होती है और शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती है। सूर्य स्नान के बाद थोड़ी देर छांव में टहलना या फिर पानी से स्नान करना सही होता है। इसे आप 10 मिनट से लेकर आधे घंटे तक कर सकते हैं। शुरुआत 10 मिनट से करें तो बेहतर होगा। आप चाहे तो इच्छा और समय के अनुसार धीरे धीरे अवधि को बढ़ा सकते हैं। सूर्य स्नान करते समय आप चाहे तो शरीर की मालिश भी कर सकते हैं। सप्ताह में एक दिन सूर्य की किरणों के नीचे सरसों के तेल से पूरे शरीर की मालिश करें। मालिश करने के बाद गुनगुनी धूप में सूर्य स्नान लेकर सूर्य की किरणों का अधिक लाभ उठाना चाहिए। सूर्य स्नान बहुत जरूरी है। और सूर्य स्नान कैसे करना चाहिए ये बताया है कि आपका सिर छांव में होना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं कि हम सिर को छांव में रख देंगे, पूरी धूप में जाके बैठ जाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सिर को ढक के रखें, कैप के द्वारा, किसी भी कपड़े से, कॉटन के कपड़े से, सूती कपड़े से अपने सिर को ढकें। और सूर्य स्नान करते समय एक काम जरूर करना चाहिए कि पहले पानी पी लेना चाहिए, क्योंकि सूर्य की गर्मी हमारे शरीर से मॉइस्चर को जो है अवशोषित करती है। उससे पहले हमें पानी पी लेना चाहिए। सूर्य स्नान का सबसे अच्छा समय जो हमारे गर्मियों में है वो सुबह का होता है। सर्दियों में हम पूरा दिन भी सूर्य धूप में बैठ सकते हैं। और सूर्य स्नान करने के लिए क्या करना चाहिए? इसकी अवधि को धीरे धीरे बढ़ाते जाना चाहिए। सुबह की धूप जो 6 बजे, पौने 6 बजे, 6 बजे और 6:30 बजे तक का समय बहुत उत्तम रहता है गर्मियों में। तो इस टाइम हमें सूर्य की धूप में जरूर निकलना चाहिए। अगर हम सिर को नहीं ढकते तो हमें क्या नुकसान होते हैं? हमारा पित्त बढ़ जाता है शरीर के अंदर, जिसके अंदर वॉमिटिंग, जिसकी वजह से हमें वॉमिटिंग और हमें अजीब सा डिहाइड्रेशन सा होता है। इससे हमारे, हाँ जी बोलिए।
जी डिहाइड्रेशन ही बोलने जा रहे थे। और फिर क्या होता है कि बालों का झड़ता, बाल झड़ते हैं, बाल हमारे झड़ने लग जाते हैं, सिर के बाल हमारे कमजोर हो जाते हैं और हमें आंखों में भी जलन शुरू हो जाती है, हेडेक शुरू हो जाता है। तो इसलिए सूर्य स्नान करने से पहले हमें थोड़ा पानी पी लेना चाहिए और सिर को सूती कपड़े से या सूती कैप से ढक कर रखना चाहिए। और सूर्य स्नान करते समय बदन की मालिश कर लेनी चाहिए। घर पे भी हम सूर्य स्नान का एक अच्छा सा वो कर सकते हैं। अगर हमारे आंगन में धूप आती है तो आसपास को कवर करके बीच में हम बैठ सकते हैं। अगर धूप हमें सीधी सूर्य स्नान करना हो तो इससे कई सारे रोग हमारे दूर होते हैं। और हफ्ते में 1 या 2 बार पॉसिबल हो तो सूर्य स्नान करते समय पूरे बॉडी पे मसाज करनी चाहिए और उसके बाद स्नान करना चाहिए। हाँ जी, सूर्य स्नान के फायदे। सूर्य स्नान कैल्शियम का सबसे बड़ा स्रोत है। इससे हड्डियां मजबूत रहती हैं। यह कैल्शियम का सबसे बड़ा स्रोत है, इससे हड्डियां मजबूत रहेंगी। बढ़ती उम्र में सूरज की रोशनी शरीर की हड्डियों को मजबूत रखती है। रक्तचाप सामान्य रहता है। चर्म रोग एवं गठिया में लाभ मिलता है। शरीर को आवश्यक कैल्शियम और फास्फोरस प्राप्त होता है। सुबह के समय सूर्य की किरणों में स्नान करने से न केवल विटामिन डी का स्तर बढ़ता है बल्कि वजन भी संतुलित रहता है। इस दौरान मालिश करने से शरीर में स्फूर्ति आती है। आप ऊर्जावान महसूस करते हैं। गुनगुनी धूप त्वचा पर पड़ती है तो इससे उच्च रक्तचाप कम होता है और दिल का दौरा और स्ट्रोक का खतरा नहीं रहता। नियमित रूप से सनबाथ करते हैं तो इससे न सिर्फ दांत मजबूत रहेंगे बल्कि बालों की ग्रोथ भी अच्छी होगी। गर्भवती महिला नियमित रूप से सनबाथ ले तो शारीरिक थकान, पीठ में दर्द, मतनी की समस्या से निजात मिलता है। इससे प्रतिरक्षा प्रणाली दुरुस्त रहती है और तनाव भी नहीं रहता। हाई कोलेस्ट्रॉल की शिकायत भी दूर होती है। सूर्य स्नान करने से मैंने बताया था अभी कि हमारा हार्ट ठीक रहता है, हमारे हृदय रोग जो होते हैं वो क्योर होना शुरू हो जाते हैं। जॉइंटिस, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स एक्टिव रहते हैं क्योंकि सारे ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हमारा हृदय सही से काम करेगा तो हमारा लीवर भी ठीक से काम करेगा और लीवर के साथ साथ हमारे बाकी के पाचन तंत्र, किडनी वगैरह भी हमारा ठीक से काम करेगा तो हमारा पूरा शरीर स्वस्थ होगा। और इससे क्या होता है कि जब जॉइंटिस, जो गठिया रोग होता है और स्किन एलर्जी होती है, ये भी हमारी ठीक हो जाती है। और हमारा दिल का दौरा, हार्ट हमारा बिल्कुल ठीक होता है। और इसे विटामिन डी की कमी जिसके कारण हमारे दांत भी कमजोर होते हैं, हमारे हेयर ग्रोथ भी अच्छी नहीं होती विटामिन डी की कमी होने के कारण। तो विटामिन डी सूरज से हमें मिलता है तो हमारे विटामिन डी दांत भी अच्छे रहते हैं और हमारे हेयर ग्रोथ भी अच्छी रहती है। और गठिया जैसा रोग, जो हमारे जॉइंट्स पेन होते हैं, वो भी हमारे ठीक होने शुरू हो जाते हैं। और इससे हमारी इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा रहता है, डिप्रेशन भी हमारा दूर होता है। हाँ जी, सावधानियां क्या है जी? यदि मौसम ज्यादा गर्म है तो सुबह जल्दी जाकर सूर्योदय के समय इसे करें। सूर्य के सामने बैठने पर चक्कर महसूस हो तो डॉक्टर को संपर्क करें। बिना संरक्षण के सूर्य के सामने कभी न सोएं। आप चाहें तो किसी विशेषज्ञ से इस बारे में सलाह ले लें, उसके बाद ही इसका अभ्यास करें। लंबे समय के लिए इसे करें तो टोपी, धूप का चश्मा और हल्के रंग का कपड़ा जरूर पहन लें। तो और धूप में एलर्जी होने लगे तो बेहतर होगा कि आप इसे ना ही करें। जिन लोगों को धूप से एलर्जी होती है तो उससे सूर्य स्नान नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य नाशक आदतें, चाय, कॉफी, धूम्रपान और शराब। हाँ जी, धूम्रपान से कैंसर, हृदय रोग, हृदयाघात, फेफड़ों के रोग और क्रॉनिक पुरानी प्रतिरोधी फुफ्फुसीय बीमारी, ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, COPD होती है। अगर आप पहले से ही धूम्रपान शुरू कर चुके हैं तो आप इसे अभी छोड़ सकते हैं। यह आसान नहीं हो सकता। अच्छे स्वास्थ्य हेतु धूम्रपान बंद करने से पहले हो सकता है। आपको इसे कई बार रोकना पड़े पर आप यह कर सकते हैं। धूम्रपान न करना कैंसर को रोकने के सबसे सरल तरीकों में से एक है। अगर आप धूम्रपान नहीं करते हैं तो धूम्रपान शुरू ना करें। अगर आप धूम्रपान करते हैं तो धूम्रपान बंद करें। हालांकि अधिकांश धूम्रपान करने वालों के लिए धूम्रपान करना थोड़ा मुश्किल होता है। सिगरेट में निकोटीन होता है जो एक शक्तिशाली नशे की दवा है। धूम्रपान एक दैनिक आदत बन सकती है जिसे छोड़ना कठिन होता है। बहुत से लोग तनाव से राहत पाने या मूड में सुधार करने के लिए धूम्रपान करते हैं। कुछ लोगों के लिए यह एक सामाजिक गतिविधि है
दूसरों को यह डर होगा कि अगर वे धूम्रपान छोड़ देते हैं तो उनका वजन बढ़ जाएगा। धूम्रपान के कारण होने वाली बीमारियों और वेदनाओं के कारण संवहनी स्टेनोसिस, फेफड़ों के कैंसर, दिल का दौरा और क्रोनिक प्रतिरोधी फुफ्फुसीय रोग हो सकते हैं। कई सरकारें मास मीडिया में धूम्रपान विरोधी अभियानों के साथ धूम्रपान के दीर्घकालीन खतरों के बारे में जोर देते हुए लोगों को रोकने की कोशिश कर रही हैं। काम करते समय आलस और सुस्ती की वजह से लोग अक्सर अत्यधिक चाय और कॉफी का सेवन करते हैं। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए 1 या 2 कप से ज्यादा चाय या कॉफी का सेवन नहीं करना चाहिए। शराब पीने से मानसिक और व्यवहार संबंधी विकार जैसे शराब पर निर्भरता और लीवर सिरोसिस, कुछ कैंसर और हृदय रोगों जैसे प्रमुख गैर संचारी रोगों के विकास के जोखिम के साथ जुड़ा हुआ है। अल्कोहल निर्भरता पैदा करने वाले गुणों वाला एक साइको एक्टिव पदार्थ है जिसका सदियों से कई संस्कृतियों में व्यापक उपयोग किया जा रहा है। शराब के हानिकारक उपयोग से बीमारी का बोझ बहुत अधिक होता है और इसके महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक परिणाम भी होते हैं। शराब के हानिकारक उपयोग से अन्य लोगों को भी नुकसान हो सकता है, जैसे परिवार के सदस्य, मित्र और सहकर्मी और अजनबी। शराब का सेवन 200 से अधिक बीमारियों, चोटों और अन्य स्वास्थ्य स्थितियों का कारण है। शराब पीने से मानसिक और व्यवहार संबंधी विकार जैसे शराब पर निर्भरता और लीवर सिरोसिस, कुछ कैंसर और हृदय रोगों जैसे प्रमुख गैर संचारी रोगों के विकास के जोखिम के साथ जुड़ा हुआ है। शराब की खपत के कारण होने वाली बीमारी के बोझ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अनजाने और जानबूझकर चोटों से उत्पन्न होता है, जिसमें सड़क यातायात दुर्घटनाओं, हिंसा और आत्महत्या के कारण भी शामिल है। घातक शराब से संबंधित चोटें अपेक्षाकृत कम आयु वर्ग में होती है। हानिकारक मद्यपान और तपेदिक और HIV, एड्स जैसे संक्रामक रोगों की घटनाओं पर परिणामों के बीच एक कारण संबंध स्थापित किया गया है। अब क्या है, स्वास्थ्य नाशक आदतें जो हमारे स्वास्थ्य का नाश करती हैं, ऐसी आदतें हैं धूम्रपान, चाय, कॉफी और शराब, जिसमें से धूम्रपान और शराब को सबसे ज्यादा हानिकारक बताया गया है। धूम्रपान करने से, स्मोकिंग करने से हमारे लंग्स इन्फेक्टेड हो जाते हैं और जिसके कारण हमें लंग्स कैंसर तक जैसे खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव और पल्मोनरी क्रोनिक डिजीज हो जाती है, इसलिए हमें इस धूम्रपान को कोशिश करना चाहिए छोड़ दें। लेकिन इसमें निकोटिन ऐसा होता है जो इतनी शक्तिशाली नशे की दवाई है, लोग छोड़ नहीं पाते। थोड़े दिन छोड़ देंगे, फिर किसी न किसी कारण से मूड उनका जैसे स्विंग होगा वो तुरंत इस तरफ फिर से अपना स्मोकिंग की तरफ जाएंगे। इसका सबसे अच्छा उपाय है कि अपना उस समय अपने आप को बिजी रखे और योग का सहारा लें। अपने आप को व्यस्त रखे काम में और मेडिटेशन और योग का सहारा लेंगे तो हमें इस तरह की बीमारियों से या इस तरह की गंदी आदतों से भी बच सकते हैं। बल्कि लोग बच ही जाते हैं अगर थोड़ा सा आत्मविश्वास हो और इसे छोड़ने की लगन हो और इसके लिए हम काम करें तो बिल्कुल इसको छोड़ सकते हैं। लेकिन उसके लिए उनको मनोबल को भी बढ़ाते रहना चाहिए। दूसरे सबसे खतरनाक आदत बताइए, अल्कोहल, शराब पीना। शराब के कारण बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं और बल्कि परिवार भी खत्म हो जाते हैं, पूरा परिवार बिखर जाता है अगर किसी परिवार में किसी एक व्यक्ति को शराब पीने की बुरी आदत हो तो इसलिए इस तरह की आदतों से बचना चाहिए और हमें जीवन जीने के लिए इस तरह की आदतों से बचने के लिए अपने जो बीमार व्यक्ति है, शराबी व्यक्ति या अल्कोहलिक है या उसको स्मोकिंग के चेन स्मोकर है, वो भी एक बीमारी के ही लक्षण है। ऐसे बीमार व्यक्ति का मनोबल बढ़ाना चाहिए और उसको योग, मेडिटेशन और उसके खाने पीने का ध्यान रखे और इस तरह का प्रेरणा देते रहना चाहिए जिससे कि वो ये सब छोड़ दे। कोशिश तो करनी ही चाहिए, कोशिश करते रहनी चाहिए। और तीसरा कारण उन्होंने बताया चाय कॉफी का सेवन हमें कम से कम करना चाहिए, दिन में 1 या 2 बार, ज्यादा नहीं पीना चाहिए। बल्कि ज्यादा दूध वाली चाय या ज्यादा दूध वाली कॉफी एसिडिक होती है और वो हमें बहुत नुकसान पहुंचाती है। जो लीवर के सर्जन है, बहुत अच्छे डॉक्टर सर, उन्होंने कहा है कि बिना दूध और बिना चीनी वाली कॉफी लीवर सिरोसिस को क्योर करती है। यहाँ पे कॉफी का एक पॉजिटिव है लेकिन उसमें दूध और चीनी नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है
हम लोगों ने नेचुरोपैथी को पढ़ा कि प्राकृतिक चिकित्सा क्यों जरूरी है। आप लोगों ने प्राकृतिक चिकित्सा पढ़ रहे हैं तो अब मैं कुछ सवाल पूछती हूँ कि प्राकृतिक चिकित्सा क्यों पढ़ रहे हैं आप, क्यों जरूरी है प्राकृतिक चिकित्सा, इसका क्या अर्थ है। प्रदीप कुमार जी तो ऑलमोस्ट क्लासेस ज्वाइन की और आप भी रेखा जी को सोचकर ही नेचुरोपैथी में आई हैं। जी जी हाँ जी, तो आप मुझे बताइए, या पहले तो ये बताइए कि जो हमने आज पढ़ा इसमें ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट या कुछ ऐसा मैटर है जो हमें समझ नहीं आ रहा, क्लियर नहीं हो। नहीं ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो प्राकृतिक चिकित्सा का अर्थ बताइए और ये बताइए कि क्यों जरूरी है, ये कैसे काम करती है। मैम, प्राकृतिक चिकित्सा का अर्थ है कि जो प्रकृति प्रदत्त चीजें हैं, जो प्रकृति ने हमें दी है, जिन नेचुरल चीजों को, उनके थ्रू हम अपने आप को स्वस्थ रख सके और अपनी बीमारियों को से क्यूर कर सके उनको। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा इसलिए जरूरी है हमारे लिए। प्राकृतिक चीजों में जैसे कुछ बताएंगे मैम, जो हमारा 5 तत्व होता है, अर्थ एलिमेंट है और एयर एलिमेंट है और जल तत्व है। इस 5 तत्वों के माध्यम से हमें हमारा शरीर को स्वस्थ रखना है, प्राकृतिक चिकित्सा का लक्ष्य है। ठीक, बिल्कुल ठीक है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, ये हमारे 5 एनिमल एलिमेंट्स हैं। इनके द्वारा सामंजस्य बना के, प्रकृति के द्वारा सामंजस्य बना के, प्रकृति में कौन कौन सी चीजें, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, इन्हें किससे मिलके हमारा शरीर बना है, इसके साथ सामंजस्य बना के हम अपनी चिकित्सा करते हैं। और प्राकृतिक चिकित्सा उतनी ही पुरानी है, कोई कहे कि ये 100 साल 500 साल नहीं, ये उतनी ही पुरानी है जितनी की हमारी प्रकृति पुरानी है। जब ये सब चीजें नहीं होती थी तब अब देखो पशु पक्षी, उनके तो कोई डॉक्टर नहीं होते हैं, वो अपने आप को कैसे हील करते हैं। वो अपने आप को कुछ दिन खाना छोड़ देते हैं, कुछ दिन खाना छोड़ देते हैं और अपना, जब तक, अब जैसे रोड पे कोई गड्ढा हो गया और उसको हम कैसे भरेंगे, आती जाती गाड़ियों को रोक के भरेंगे ना, उसको ठीक करेंगे, उसको पैचअप कैसे करेंगे, जब आने जाने वाला ट्रैफिक हम उसको रोक देंगे तब हम उसको ठीक करेंगे, उसके बाद फिर ट्रैफिक जाएगा। ऐसे ही हमारे पेट का सिस्टम है। अगर हमें कोई बीमारी है तो हमें पहले ओवर ईटिंग या हमें खाना पहले बंद करना पड़ेगा, जिससे कि जो हमारे अंदर संग्रहित पदार्थ है वो हमारा उत्सर्जन हो जाए, उनका लिक्विड डाइट लेके और अपने खाने पीने में सुधार करके। अगर हम ऊपर से और खाना नहीं खाएंगे तो धीरे धीरे हमारी वो दूषित पदार्थ जो है उसका हमारा उत्सर्जन होगा और हमारा शरीर धीरे धीरे क्योर होता चला जाएगा। हाँ जी, प्रदीप कुमार जी कुछ कह रहे हैं आप? नहीं मैम, हमारा एक सब ये तो DNA है, एक सर गया, उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट है उसका PDF हमको भेजना है। हाँ सर, वो भेजेंगे अभी, नेक्स्ट क्लास जब होगी तो आपके नेक्स्ट पेपर की होगी। 5 पेपर हैं शायद इस, हाँ फर्स्ट डे में 5 पेपर हैं, तो हमारा फर्स्ट पेपर हमारा कंप्लीट हुआ है आज, ठीक है। हाँ जी, प्राकृतिक चिकित्सा क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, शरीर में जो हमारे दूषित पदार्थ होते हैं उनका निराकरण, रक्त और हमारे रक्त को शुद्ध करना और हमारी जीवन शक्ति का जो हमारा अभाव हो जाता है दूषित पदार्थों के जमा होने से, उसको खत्म करना। प्राकृतिक चिकित्सा में कौन कौन सी चिकित्सा आती है, जैसे बोला पृथ्वी हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, मिट्टी को, तो मड थेरेपी, मिट्टी चिकित्सा। जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा मतलब योग, श्वास को लेना, श्वास को छोड़ना का। और आकाश चिकित्सा मतलब उपवास करना। और अग्नि चिकित्सा मतलब सूर्य स्नान, जैसे अभी आज हमने पढ़ा, गर्म पानी का स्नान, इस तरह करके गर्म चीजों का खाना या गर्म चीजों का लेप, ये हमारा अग्नि तत्व से चिकित्सा करना हो गया। और प्राकृतिक चिकित्सा के प्रमुख सिद्धांत क्या है, ये क्या करती है, तो बॉडी को डिस्टर्ब। हाँ, और ये एक रोग की चिकित्सा नहीं करती, रोगी की चिकित्सा करती है। ये रोग तो एक होता है, जैसे कोई भी हम एलोपैथी या कोई भी हम मेडिसिन में किसी एक चिकित्सा का विरोध नहीं करती हूँ, समर्थन है, क्योंकि हर एक चिकित्सा के अपने अपने फायदे हैं। कोई भी हम एक दवाई लेंगे तो वो किसी पर्टिकुलर रोग के, हमारे हेडेक हो रहा है, हमने पर्टिकुलर सिर दर्द की दवाई ले ली है,
वो सिर दर्द के थोड़ी देर तक वो काम करेगी। क्यों थोड़ी देर तक काम करेगी? उससे क्या होता है, हमारे स्नायु तंत्र जो है वो थोड़ी देर के लिए सुषुप्त अवस्था में चला जाता है, तो थोड़ा सा हमारा वो सो जाता है स्नायु तंत्र। उससे क्या होता है, हमें पेन फील नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम तो है ना बॉडी के अंदर। सिर दर्द हुआ क्यों? सिर दर्द हुआ हमारे पेट के अंदर कुछ ऐसा जमा है, हमारे भोजन में कुछ ऐसा है जो दूषित है, और जिसके कारण हमारा कॉन्स्टिपेशन है, बहुत सारी रोग है जिसके कारण हमें हेडेक हुआ है, हमारा गैस फॉर्मेशन ज्यादा हुआ है जिसके कारण हमें हेडेक हुआ है। तो उसको दूर करने के लिए सबसे पहले हम किसी भी एक रोग की प्राकृतिक अगर नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो उस रोग की जड़ पे काम करेगा, और उसके साथ साथ हमारे शरीर के अन्य रोग भी। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो थायराइड है तो थायराइड की ही चिकित्सा नहीं करेगा, वो सबसे पहले उसकी कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करेगा। अगर उत्सर्जन ठीक है, पाचन ठीक है और हमारा भोजन ठीक है तो हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। ये हमारे नेचुरोपैथी का मूल सिद्धांत है, आहार से औषधम, कि आहार ही औषधि है। आहार कैसे औषधि है? हमारा सारा खाना औषधि कैसे है बताइए? हमारा जो भोजन है वो औषधि कैसे है? और हर ऋतु के अनुसार आहार करना। नहीं, जरूरत तो है। अब हम 4 परांठे फटाफट खा लेते, भूख लगी है, तो क्या ये औषधि है? आहार को औषधि कैसे बनाए? आहार से आहार औषधि है। कैसी औषधि है? ठीक समय से खाना खाना, ठीक समय पर और ठीक खाना खाना। भोजन में कोई भी विरोधाभास नहीं करना। जैसे अभी कल परसों की क्लास में पढ़ रहे थे कि मछली के साथ दूध पी सकते हैं, नहीं पी सकते। विरोधाभासी भोजन ना करना जिससे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा खराब ना हो। घी के साथ शहद ना लेना, दोनों विरोधी तत्व हैं। दोनों विरोधी तत्व होके क्या होगा, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे। और भोजन कब करना है, कब करें, कब ना करें, कब उपवास करें, और हमें कितना भोजन में हमारे क्या क्या शामिल होना चाहिए, ये हमारा आहार शास्त्र है। और ये आहार ही चिकित्सा है, ये हमारे दर्शाता है। ठीक है, और कोई ऐसा कि जो आप लोग पूछना चाहें? नहीं मैम। देखा जी, कुछ ऐसा जो आप पूछना चाहें? आपकी तो बहुत कम क्लासेस हुई हैं। ठीक है, फिर हम अपनी क्लास को यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए मैं सर को बोल दूंगी पीडीएफ देने के लिए। ठीक है, ओके। जय श्री कृष्णा।